डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के बिजनेस स्टडी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के एचएस में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल इज नॉट अ डैश प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस। डायनेमिक होता है कंट्रोल, जो है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है जबकि परवेसिव प्रोसेस भी है, जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। कंट्रोल जो है वो लगातार नहीं चलती रहती है। कंट्रोल इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, Which of the following is the ultimate need in Maslow's need theory? मैस्लो जो मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो मैस्लोज का जो नीड थ्योरी है, मैस्लोज का नीड थ्योरी है, उसका अल्टीमेट नीड क्या है, उसका अंतिम नीड क्या है? तो उसका आंसर होगा नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है, एक इंसान अपने सेटिस्फैक्शन के लिए घर से निकलता है, काम करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ये है नीड फॉर एक्चुअलाइजेशन, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एस्टीम नीड मान सम्मान की बात होती है। सिक्योरिटी नीड सुरक्षा की बात होती है। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एक और नाम क्या है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एक और नाम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसका आंसर होगा बी नंबर। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कन्वेंशनल प्रोसीजर्स आर अवेलेबल फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज? एक्सटर्नल सोर्सेज से हाउ मेनी कन्वेंशनल प्रोसीजर्स, कितने प्रकार के पारंपरिक प्रोसीजर्स अवेलेबल है? हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करना चाहते हैं, भर्ती करना चाहते हैं स्टाफ को। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को रिक्रूट करना चाहते हैं, स्टाफ को भर्ती करना चाहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो उसके कितने प्रोसीजर हैं? तो उसका आंसर है 5 या 5 से अधिक। तो आंसर डी नंबर आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है आंसर है 5 या 5 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिड प्रोपोगेट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को कौन प्रोपोगेट करते हैं, कौन समर्थन करते हैं, कौन उसको सपोर्ट करते हैं? कि हु ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन, चार जो पर्सन का नाम है, एल.एच. छैनी, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर और कीथ डेविस, ये चारों ऑप्शन में कौन वो पर्सन है, कौन वो मैनेजमेंट थिंकर हैं जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोपोगेट करते हैं, एडवोकेट करते हैं? तो उसका आंसर है F.W. टेलर। F.W. टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, इन्होंने ने ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोपोगेट किया था, बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। 6 नंबर क्वेश्चन बात करें हम लोग। लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट के जो सिद्धांत थे वो क्या है, उनका नेचर क्या है? एब्सोल्यूट लॉज, संपूर्ण रूप से कानून है। स्टैटिक, ये स्टैटिक है, स्थिर है। यूनिवर्सल, ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह अवेलेबल है। रिजिड, कठोर। तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर क्षेत्र में काम करती है, हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर प्रकार के क्षेत्र में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अपने सक्सेस को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is not considered as an element of delegation? डेलीगेशन के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है? पावर और अथॉरिटी, डेलीगेशन का अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब क्या होता है? डेलीगेशन मतलब होता है एक व्यक्ति, एक पर्सन जो पद पर है, वो कुछ अपने पावर को दूसरे व्यक्ति को, अब कुछ अथॉरिटी को, अथॉरिटी मीन्स डिसीजन लेने की शक्ति, जो डिसीजन लेने की शक्ति है वो एक अफसर। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन मतलब होता है एक व्यक्ति अपने कुछ डिसीजन लेने के पावर को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ दिन के लिए दे देता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के इसमें से अकाउंटेबिलिटी एक एलिमेंट है, पावर अथॉरिटी भी है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं होता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी, ये तीनों जो है वो डेलीगेशन के ही एलिमेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी जो है कोऑर्डिनेशन वो
डेलीगेशन का एक एलिमेंट नहीं है, एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द प्लानिंग फॉर्मुलेटेड फॉर अटेनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। वो प्लानिंग जो बिजनेस के गोल और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। प्रत्येक बिजनेस का कुछ गोल होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस यदि ऐसा कोई प्लानिंग बनाए जिससे कि उसे अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ऐसे प्लान को हम कहेंगे बेसिक प्लान। बेसिक प्लान, आधारभूत प्लान। तो ये बेसिक प्लान ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। मैनेजमेंट एक कला है जो कि सिखाता है कि कैसे दूसरे व्यक्तियों से काम करवा कर, दूसरे आदमियों का प्रयास से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बात किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा लॉरेंस एप्ली। लॉरेंस एप्ली जो थे उन्होंने ही ये बात कही थी। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एमडी शॉर्ट में बोलते हैं उसको, एमडी पूरा फुल फॉर्म उसका मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पाया जाता है, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का स्टाफ होता है? तो उसका आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल का नहीं है, लोअर का नहीं है। वो क्या होता है? एमडी जो होता है वो सीईओ और सीईओ के जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। ग्रोथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, विकास, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। पॉलिसी मेकिंग भी एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। जबकि रोजगार को मुहैया करना, सोसाइटी में रोजगार को प्रोवाइड करना, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का। तो आंसर होगा सी। सी मतलब प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एक कोई मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। स्टेट कंज्यूमर कमीशन के जो सदस्य होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ही स्टेट कंज्यूमर कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। जो नेशनल लेवल में नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है उसके मिनिमम संख्या कितनी होती है? तो उसका आंसर है 5। 5 मिनिमम संख्या होती है नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ट्रैकर के अनुसार बिजनेस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है प्रॉफिट अर्निंग, पब्लिक वेलफेयर, सेल्स प्रमोशन और कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन, कस्टमर, नए नए कस्टमर को क्रिएट करना, नए नए कस्टमर को हेल्प करके नए नए कस्टमर बनाना ही पीएफ ट्रैकर के अनुसार बिजनेस का प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिच ईयर एनएसडीएल वाज स्टेबलाइज्ड। एनएसडीएल का स्थापना कब हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1996। एनएसडीएल जो है उसका स्थापना 1996 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू बिजनेस स्टडी में 2 हिस्से में आती है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आती है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इस चैप्टर से आती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का। टर्नओवर ऑफ फिक्स एसेट इज। फिक्स एसेट का टर्नओवर क्या होता है? तो आंसर होगा लॉन्ग। टर्नओवर ऑफ फिक्स कैपिटल, टर्नओवर ऑफ फिक्स कैपिटल इज लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिली अवेलेबल सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो आसानी से प्राप्त होने वाला अवेलेबल सोर्स, अवेलेबल कैपिटल का सोर्स क्या होता है? तो उसका आंसर है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग एक ऐसा सोर्स है जो बिजनेस के पास होती है, जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जब भी वित्तीय संकट से जूझता है कंपनी तो रिटेन अर्निंग का यूज करना उसके लिए सबसे आसान होता है, इजी होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। एन अपील कैन बी फिल्ड विद इन डैश डेज इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन।
नेशनल कंज्यूमर रियल कमीशन में हमें कोई इस जजमेंट दी गई, यदि उस जजमेंट से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उस जजमेंट से हमें पसंद नहीं है वो जजमेंट, तो उसके विरोध में जा करके हम सुप्रीम कोर्ट में एक अपील कर सकते हैं, लेकिन वो 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। यदि हमें कोई जजमेंट दिया गया नेशनल कंज्यूमर रियल कमीशन से, लेकिन हमें वो जजमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसे हम पसंद नहीं करते हैं, उससे हम खुश नहीं हैं, तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ती है, एक अपील लगानी पड़ती है। 30 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अपील नहीं की जा सकती है। तो यह आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 30 डेज, ए नंबर ऑप्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में भी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन हो सकता है? तो उसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट जज। एक जिला का जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का अध्यक्ष हो सकता है। अर्थात यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिडलमैन इन 2 लेयर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? 2 लेयर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मिडलमैन का भूमिका कौन निभा सकता है, कौन होता है? तो देखिए, एक तरफ मैन्युफैक्चरर होता है, दूसरा तरफ, एक तरफ मैन्युफैक्चरर है और दूसरे तरफ रिटेलर है, बीच में मिडलमैन होता है। मिडलमैन मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और होलसेलर जो है मिडलमैन के रूप में मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और रिटेलर को बेचता है, जिसको आगे रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंचाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। तो यहाँ ऑप्शन आंसर होगा ए, होलसेलर। होलसेलर जो होता है वो 2 लेयर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मिडलमैन होता है, मध्यका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केट मिक्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? इन सब में से, चारों ऑप्शन में से कौन मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा नहीं है? बायर आंसर होगा, क्योंकि प्राइस, प्रोडक्ट और प्लेस ये तीनों मार्केटिंग मिक्स के ही तत्व हैं, एलिमेंट है। लेकिन बायर जो होता है वो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ आंसर 10 नंबर का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन मनी मार्केट? मनी मार्केट में इन चारों में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में प्रयोग नहीं होता है? उसका आंसर होगा डिवेंचर, क्योंकि कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये तीनों तो मनी मार्केट में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जबकि डिवेंचर जो होता है वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा होता है, शेयर मार्केट का हिस्सा होता है। डिवेंचर का यूज मनी मार्केट में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए हम लोग। लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन रिगार्डिंग परचेस ऑफ न्यू प्लांट? नए प्लांट का खरीदने का जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन को हम क्या डिसीजन कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? नए प्लांट का खरीदने का जो निर्णय होगा, परचेस करने का जो निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो किस टाइप का डिसीजन कहलाएगा? फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या लिक्विड डिसीजन? आंसर होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो एसेट का खरीदना या बेचना का जो एक्टिविटी होता है उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अर्थात न्यू प्लांट खरीदने का, परचेज करने का जो डिसीजन होगा वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डियर स्टूडेंट, तो ये था 2019 का आया हुआ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन 1 में डिस्कस किए MCQs और क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किए MCQs। क्वेश्चन 1 में भी 12 MCQs थे, वो डिस्कस किए, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 क्वेश्चन थे MCQs के, उसको डिस्कस किए। आई रिपीट, ये 2019 के HS में आया हुआ क्वेश्चन है बिजनेस स्टडी का। थैंक यू।